हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना देखने वाले हैं जो कुछ इंपॉर्टेंस आर्टिकल की बात कर रहे थे। तो हमने भाग एक और भाग दो, दैट मीन्स यदि मैं बात करूँ तो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड उसकी बात कर चुके हैं। उसके अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं और उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इसके पहले पार्ट में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो जो भी उसको नहीं देखे आप लोग देख लीजिए, क्योंकि देखिए आर्टिकल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी से लेके हर एक छोटे लेवल तक के एग्जाम के लिए आपके आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं, भर भर के बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब एक दो आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, और इसलिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझ रखना जरूरी है। और यहाँ पे जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करना है वो ये करना है कि नोट्स बनाते जाना साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं अपना फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम 395 या 470 आर्टिकल नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ उतने ही आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा। देखिए, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने के बाद जो भी क्वेश्चंस में बार बार पूछे जाते हैं, मतलब जो ऐसा है कि हाँ इन टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, फंडामेंटल राइट है, सिटीजनशिप है, या कि आपका जो हमारा डीपीएसपी, इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। कुछ भी कर लो आप, मतलब घुमा फिरा के कैसे भी करके पूछे, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा। तो इनके आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट के आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट के आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो हम ऐसे आर्टिकल को कवर करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उन पे हमको इतना ध्यान नहीं देना है, बस आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए। इतना जरूर काम करना है कि आपको लिखते जाना, मैं जो बता रही हूँ। ठीक है, तो भाग एक बार मैं फिर रिकॉल करा देती हूँ। हमने भाग एक में क्या देखा था, जो हमारा पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने बात की थी 1 से 4 तक आर्टिकल की, यानी कि 1 से 4 तक आर्टिकल भाग एक में आते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका वनडे लेवल पे। देखिए, हर एक एग्जाम का ट्रेंड अलग अलग होता है, यूपीएससी लेवल अलग होता है। वो सीधे से आपसे नहीं पूछेगा कि मतलब भाग एक में कितने से कितने तक आर्टिकल आ रहे हैं, या आर्टिकल 4 में क्या दिया गया, ऐसा यूपीएससी नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन आप किसी भी बैंक का, पीओ का, चपरासी का, जो भी पेपर दे रहे हैं आप, ग्रुप डी का या एसएससी का, बैंकिंग का, जिसका भी आप पेपर देंगे वहाँ पे ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन। तो आपको ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यूपीएससी देना है। ठीक है, जिनको देना अच्छी बात है, लेकिन बहुत से यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको अदर लेवल के एग्जाम देने हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पूछा जाएगा कि पार्ट फर्स्ट में क्या बातें हैं। तो आपको पता है कि भारत और राज्य संघ की बात की गई है। उसके बाद इसमें कितने से कितने तक आर्टिकल है, 1 से 4 तक आर्टिकल की बात की गई है, 1 से 4 तक अनुच्छेद की बात की गई है। ठीक है, देन अब 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब आता है यहाँ पे कि भाग 2 या कि पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि कितने से कितने तक आर्टिकल आएंगे। तो पार्ट सेकंड में आपके 5 से 11 तक आर्टिकल आते हैं, वो आपका सिटीजनशिप वाला होता है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप लोग यदि पेपर देते होंगे या देखे होंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब पूछा जाएगा आपका कि नागरिकता किस भाग के अंतर्गत आता है, या सिटीजनशिप किस पार्ट के अंतर्गत आता है। तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा, वहां पे आपका जो पार्ट है वो सेकंड होगा। ठीक है, तो वहां पे जो हमारा नागरिकता है वो कहाँ पे आता है, भाग 2 में आता है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे कितने से कितने तक आर्टिकल है, 5 से 11 तक है। अब 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 में क्या है, ये हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो देखेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं अपना पार्ट 3 या भाग 3। ठीक है, और जिसमें बात की गई है, यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ तो प्लीज आपको सिर्फ एकदम से ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठ के सुनना नहीं है, लिखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, भाग 3। भाग 3 में आपका क्या बताया गया है, देखिए इंग्लिश की स्लाइड देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना, सारी चीज़ें आपको हिंदी में बताई जाएंगी। ठीक है, तो भाग 3 जो आपका है, यहाँ पे आपका है फंडामेंटल राइट, और जिसे संविधान में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन छपा है कि संविधान में या संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। इस पॉइंट को प्लीज नोट कर लीजिए कि भाग 3 संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, हालांकि ये मैग्ना कार्टा क्या है, क्यों कहा जाता है, वो डिटेल से जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे उस तब बात करेंगे, लेकिन इतना यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग कि भाग 3 में क्या है, आपका है मूल अधिकार। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। हमारे संविधान में मूल अधिकार कितने हैं, तो पहले हमारे संविधान में मूल अधिकार थे कितने,
आपके थे मूल अधिकार टोटल यदि बात करें तो 7। मूल संविधान में जिस दिन संविधान बन के लागू हुआ था उस दिन तक की हम बात करें 1950 तक, तो मूल संविधान में कितने थे हमारे अधिकार थे 7। क्वेश्चन ये भी बनेगा, ठीक है, हटा दिया गया इसका मतलब ये नहीं कि बनेगा नहीं, इसलिए आपको क्या लिखना है, मूल संविधान में हमारे कितने अधिकार थे, 7 थे। 7 में से एक को हटा दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था 1951 में संशोधन होता उसको हटा दिया गया, ठीक है, तो उसको 9वीं अनुसूची में रखा गया है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। बस याद रखिए कि मूल संविधान में अधिकार हमारे 7 थे, वर्तमान में हमारे पास 6 अधिकार हैं, ठीक है। अब आपको कैसे लिखना है, आर्टिकल में ऐसे नहीं बताऊंगी कि 12 में क्या 13 में क्या है। अब आपको लिखना है कि भाग 3 में कितने से कितने तक आर्टिकल की बात की गई है, तो 12 से 35 तक की बात की गई है, ठीक है। भाग 3 में कितने से कितने तक की बात की गई है, 12 से 35 तक की बात की गई है। अब आपको यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं कि भाई जो हमारे 6 अधिकार हैं उनमें से कौन कौन सी बातें आती हैं, या उनमें से कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे लिए। तो देखो 6 अधिकार मैंने बताया, मूल अधिकार 7 थे, मतलब मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में हमारे पास 6 अधिकार हैं। तो उनमें से मतलब क्या क्या कैसे कैसे होगा, थोड़ा सा आप उसे नोट करते जाइए। देखो 12 में तो आपको बताया गया है कि पूरा, हाँ, मतलब कि डिफिनेशन ऑफ स्टेट की यहाँ पे डिफिनेशन बताई गई है 12 में, कि जो हमारा, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ना हमारे कभी कहीं देश नहीं मिलेगा, भारत एक देश कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, हर जगह पे राज्य बताया गया, और राज्य की डिफिनेशन आपको आर्टिकल 12 में बताई गई है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ना, इतना ज़्यादा पूछा जाता है तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 13 में आपका ये बताया गया है कि जो मूल अधिकारों के मतलब कि असंगत विधि है या न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है, और यहाँ पे कुछ मतलब इसका डिटेल भी पूरा दिया गया है कि किस तरीके से मूल अधिकार को यदि कोई संशोधन करता है या उनका हनन होता है तो कैसे जीरो माना जाएगा, या 368 के तहत भी इसमें संशोधन किस तरीके से इनके मूल ढांचों को छोड़कर किया जा सकता है, वो सारी चीज़ इसमें बताई गई हैं, ठीक है। अब आता है हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपका है 14, ठीक है। अब यहाँ 14 से देखिएगा कि आपका क्या क्या बनता है और कैसे बनता है, थोड़ा सा इसको अब आपको नोट करना है। तो सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, हाँ, एक एक आर्टिकल ऐसे नहीं लिख देना। चलिए लिखिए, यहाँ पे हमारा पहला अधिकार कौन सा है, पहला अधिकार आपका है समता का अधिकार, ठीक है, समता या समानता का अधिकार। अब ये कितने से कितने आर्टिकल तक आता है, जैसे मैं बोल रही हूँ चुपचाप वैसे छाप लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे बता रही हूँ वैसे ही बनने वाले हैं। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि समता का अधिकार कितने से कितने आर्टिकल तक आ रहा है, आपका आएगा 14 से लेके 18, चुपचाप लिखिए इसे। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि यूपीएससी में भी या स्टेट पीसीएस में भी या अदर लेवल में भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो समता का अधिकार पहला, और इसमें क्या बात की गई है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, या अनुच्छेद 14 से 18, पहला अधिकार, ठीक है। आपको क्या लिखना, समता का अधिकार, उसके सामने डैश करके आपका अनुच्छेद लिखना है 14 से 18। अब आता है आपका दूसरे अधिकार की यदि मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे कौन सा आएगा, आपका स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और स्वतंत्रता के अधिकार में आपको क्या यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है 19 से 22। स्वतंत्रता के अधिकार में कितने से कितने आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल या अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की यहाँ पे बात की गई, ठीक। उसके बाद आएगा तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और तीसरे में आपको क्या लिखना है कि कितने से कितने आर्टिकल तक शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, तो वो आएगा 23 से 24, यानी कि जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आता है 23 से 24 के बीच में, ठीक। अब आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा, और इसमें आपको लिखना है कि 25 से 28 आर्टिकल तक की बात की गई है। आपका जो चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, यहाँ पे कितने से कितने आर्टिकल तक की बात है, 25 से 28, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अल्पसंख्यकों को संस्कृत लिपि के संरक्षण का अधिकार या शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 से 30, यानी कि 29 से 30, जो अल्पसंख्यकों को संस्कृत लिपि के संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी होते हैं, जैसे कि मतलब हमारे देश में हिंदू बहुसंख्यक हो गए, ठीक है, सिख ईसाई जो वो अल्पसंख्यक है। अब उनके लिए मतलब ऐसा है कि
इनकी भी अपनी सभ्यता जीवित रहे, इनकी भी अपनी संस्कृति जीवित रहे। तो होता है ना कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष है, वहाँ पे राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन इनके लिए कुछ अनुदान वगैरह देने के लिए ये अधिकार दिए गए हैं कि राज्य भी यहाँ पे हेल्प कर सकता है और ये अपना खुद का चला सकते हैं। अब है ऐसा कि हमारे किसी भी विद्यालय में ये प्रावधान किया गया है कि आप क्या कर सकते हो कि धार्मिक पूजा पाठ वगैरह नहीं करा सकते हो। जैसे एक विद्यालय वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख इसी सबके स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम धर्म का प्रचार करो या हिंदू धर्म का प्रचार करो, तो ऐसा स्कूलों में नहीं अलाउ है। लेकिन हाँ, कुछ जहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए है कि आप अपना धार्मिक स्कूल वगैरह खोल सकते हो, वहाँ पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, बढ़ावा दे सकते हो। तो यहाँ पे यही बात की गई है। जो हमारा 5वां है कि अल्पसंख्यकों को संस्कृत लिपि के संरक्षण, यानी कि उनके जो भी संरक्षण की बात की गई है, तो ये हमारा है 29 से 23 तक की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 6वां, जो कि हमारा है संविधान के, यानी कि उपचार, या कि आप बात करो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। मैंने एक स्किप कर दिया। इसको क्यों स्किप किया? क्योंकि मैंने बताया वर्तमान में 6 हमारे पास अधिकार हैं। एक है हमारा संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले 6वां हुआ करता था, अब तो वो चला गया है, और 7वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या कर दिया गया है, उसे अब हटा दिया गया है। आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को रखा गया था। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। और देखिए अब इनमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा। अभी 2020 के पेपर में ही यूपीएससी में पूछा गया था कि जो आपका है, यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्पृश्यता का अंत कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है। ये नहीं पूछा कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता। अभी जो मैंने बताया ना कि 14 से 18 तक, 19 से 22 तक थे, और 23 से 24 तक, 25 से 28 तक, 29 से 30 तक, और 31, 32, तो इनमें से ये नहीं पूछा गया कौन से आर्टिकल के तहत है। अब पूछ लिया गया आपका कि अस्पृश्यता का अंत भैया किस अधिकार के अंतर्गत है, कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, यही क्वेश्चन था उसका। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब बहुत से लोगों से गलती हुई थी। ये बहुत एकदम से छोटू सा क्वेश्चन था जिससे किसी से गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत से लोगों से गलती हुई। इनफैक्ट मेरे 2-4 फ्रेंड्स से वो तीनों के 3 थे, तीनों के तीनों गलत मार के आए थे, क्योंकि उनका दिमाग ही उस टाइम पे खैर पंचर ही हो गया था। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये पूछा गया कि कौन से अधिकार के अंतर्गत है, तो अभी हम इसको अलग अलग करने वाले हैं। तो ये इसका आंसर राइट बनेगा समता का अधिकार। समता का अधिकार कैसे कि देखो 14 से 18 तक की हमने बात की। अब जो थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अपना रखा होगा उसका बन गया होगा कि 14 से 18 तक की हमने बात की, समता के अधिकार में आता है, यानी कि जो हमारा विधि के समक्ष जो समान अधिकार है, आपका 14 बात करता है। ठीक है, तो समता के अधिकार में जब 14 से 18 तक की बात कर दी गई भाई, तो 17 हमारा का बात करता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है, यानी कि अस्पृश्यता के अंत की बात हमारा आर्टिकल 17 करता है। और आर्टिकल 17 किस में आ रहा है, 14 से 18 तक की हमने अभी बात की कि समता के अधिकार में आएगा, यानी कि हमारा कौन सा मूल अधिकार होगा, वो समता का अधिकार होगा। कि अस्पृश्यता का अंत किस अधिकार के अंतर्गत है, तो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आपको, आप चाहे तो यहाँ पे चाहे क्या लिख ही लीजिए तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर बनेगा नहीं ना। और यहाँ पे देखिए आपको लिखना है क्या, पहले तो आप उसको आई होप कि लिख चुके होंगे जो मैंने बताया भी। ठीक है, अब आपको लिखना एक एक आर्टिकल, यानी कि समता के अधिकार में 14 से 18 तक हमने बात की, तो उसमें से आपको लिखना 14। सबसे पहले इसको अलग अलग अब देखते हैं क्या क्या होगा इसमें। तो आपको लिखना कौन सा, 14 में क्या बात की गई थी। आर्टिकल जो हमारा 14 है वो क्या बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि आपको ये बात करता है न्याय की समानता। और कुछ यहाँ पे अपवाद भी दिया गया है, एक्सेप्शंस भी है। तो न्याय की समानता यानी कि विधि के समक्ष सबको समान न्याय की बात की जाएगी, आर्टिकल 14 बात करता है। क्या बात करता है आर्टिकल 14, क्या कहता है, विधि के समक्ष सबको समान न्याय दिया जाएगा। ठीक है, लिखते जाना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इसमें थोड़ा नोट करके आप बाद भी लिख लीजिए, अपवाद करके या एक्सेप्शंस करके आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिए। जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, संसद और विधानमंडल के सदस्यों को विशेष अधिकार होते, इनके लिए ये विधि के समक्ष समान अधिकार की बात नहीं लगती है कि आप चले जाओ कि राष्ट्रपति ने ऐसा किया तो विधि के समक्ष समान अधिकार है, तो हमको जो मतलब जिसके तहत हमको सजा दी जा रही है, जिसके तहत हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको भी किया जाए, ऐसा नहीं है। ये कुछ अपवाद है कि इनके लिए ये नहीं लागू होगा। तो कौन कौन से संवैधानिक पद हैं, कुछ राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद और विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, इनके लिए कुछ विशेष स्पेशल प्रोविजन होता है
उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ अपवाद हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, उनके लिए विधि के समक्ष क्या है, समान या न्याय की समानता की बात आर्टिकल 14 करता है कि कानून के समक्ष सभी समान है, ठीक है, कि कानून में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक जैसे हैं इन कुछ पदों को छोड़कर। उसके बाद आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 आपका क्या बात कर रहा है, हम अभी समानता के अधिकार की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, आगे नहीं बढ़े, 14 से 18 तक की ही अभी बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 14 हमने देखा। आर्टिकल 15 आपका बात करता है कि सार्वजनिक स्थानों पर धर्म, मूल, जाति, लिंग तथा वेशभूषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल हमारा 15 क्या बात करता है कि प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन्स, रेस, कास्ट एंड सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि देखो सीधा सा मतलब है धर्मजल। मतलब क्या है, यहाँ पे धर्म हो गया आपका हो गया, मूल वंश हो गया, जाति हो गई और लिंग हो गया। इसके आधार पर कहीं पे भी किसी भी सार्वजनिक प्लेस पे कहीं पे कि मतलब किसी भी जगह पे भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 आपका कहता है। कौन कहता है, 15। 16 15 में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन वाला है, इसको डिटेल से समझिएगा कि हमने अभी क्या बताया, कोई भी सार्वजनिक प्लेस, कोई भी गवर्नमेंट प्लेस है, जैसे कि आपका रेलवे स्टेशन हो गया, आपके कुछ वहाँ पे पार्क वगैरह बनाए होते हैं जो सार्वजनिक होते हैं, ठीक है, आपके कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पे सार्वजनिक मतलब कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहाँ पे जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपका धर्म कुछ भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म से आते हो, आपका मूल वंश कुछ भी हो, कि कौन से वंश के हो आप, इससे मतलब नहीं है। आपकी जाति कोई भी हो, कोई भी जाति, किसी भी जाति के हो आप, उच्च वर्ग के हो, निम्न वर्ग के हो, डजेंट मैटर, कोई नहीं रोकेगा आपको। आपका लिंग महिला है, पुरुष है, आप बायसेक्सुअल है, जो भी है, कोई नहीं रोकने वाला आपको कि भैया इस स्कूल में पुरुष को जाना है, महिला को नहीं जाना है, इसमें महिला को जाना, पुरुष को नहीं जाना है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है, कई जगह पे क्या होता है ना कि कुछ बॉयज स्कूल होती है, कुछ गर्ल्स स्कूल होती है, ठीक है, तो वो अलग मैटर है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बॉयज जा नहीं सकते हैं, कुछ सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं, कई जगह पे होते हैं, हम लोग भी गर्ल्स स्कूल में पढ़े हैं, तो ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन हाँ वो एक सेफ्टी के लिए बनाया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि बॉयज़ को वहाँ पे बिल्कुल नो एंट्री है कि जा ही नहीं सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है कि धर्म, जात या मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी सार्वजनिक प्लेस पर। ये बात याद रखना, किसी भी गवर्नमेंट प्लेस पर, ठीक है, वहाँ पे आपको रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। ये आपका आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 आपका क्या कहेगा। अभी मैं इतना सार्वजनिक प्लेस जो गवर्नमेंट प्लेस बता रही हूँ, इसके पीछे का रीजन क्या है। यहाँ पे आर्टिकल 15 का 4 है, इसको भी यहीं पे लगे हाथ आप लिख लीजिए। इस यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जो आर्टिकल 15 का हमारा 4 है, ऐसे सब आर्टिकल है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, इसके तहत महिलाओं और बच्चों को विशेष अधिकार दिया गया। आर्टिकल 15 का 4 यहाँ पे क्या दिया गया है, महिलाओं और बच्चों को क्या दिया गया है, एक कुछ स्पेशल अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं, स्पेशल राइट की बात की गई है, किसके लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए। आर्टिकल 15 का 4, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो जो 470 आर्टिकल हुए ना, ऐसे ही हुए हैं 15 का 4, 15 का 5, 15 का 6, ऐसे ही बढ़ बढ़ के हुए हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इन पे भी सब आर्टिकल्स जो है ध्यान रखना है। अब आता है आर्टिकल 16, लिखिए। आर्टिकल 16 आपका कहता है कि अवसर की समानता, यानी कि हमें अवसर की समानता या इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो देखो ये क्या है, अवसर की समानता का मतलब है वही है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहाँ पे, ये कहाँ पे नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 16 कहाँ के लिए है कि अवसर की समानता। दैट मीन्स कि आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है, कहीं पे आप मतलब कोई भी रिजर्वेशन वगैरह है, वहाँ पे आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जब भी रिजर्वेशन की बात आती है ना, 15 16 में ही परिवर्तन होता है, मेन 60 है, ठीक है। तो 16 ही 16 है। तो थोड़ा सा इसको आपको याद रखना है कि कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। या कि अवसर की समानता, सीधा सा मतलब है कि कहीं पे भी आपको जॉब वगैरह करनी है, तो यही जो मैंने ऊपर बताया, जाति, धर्म, मूल, जाति या लिंग के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आपका 16 कहता है। तो 15 16 में अंतर क्या है कि 15 कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट प्लेस हो, लेकिन 16 ये कहता है कि कहीं पे भी आप जॉब के लिए जा रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें दोनों में डिफरेंट है। और यहाँ पे भी
16 का सब आर्टिकल है या 16 का 4 है और इसमें बताया गया है कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक के आधार पर पिछले वर्गों को संरक्षण का अधिकार। जो रिजर्वेशन की बात आई वो आपका 16 का 4 यहाँ पे बात किया गई थी कि जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से क्या है, पिछले हुए हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, संरक्षण का अधिकार दिया जाएगा। अभी जो EWS है ना वो मतलब जनरल कैटेगरी वालों के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात जो की गई थी, तो उनमें से यही इसी आर्टिकल में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। क्योंकि इसमें क्या बताया गया कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक, जो कोई सामाजिक रूप से कि समाज में उनको धर्म जाति की वजह से कोई पीछे कर रहा है, शैक्षणिक रूप से कि कोई ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पा रहा है, आर्थिक रूप से किसी के पास ज़्यादा नहीं है, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 8 लाख उसका रखा गया था कि इसके अंतर्गत जो भी आ रहे हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, और रिजर्वेशन 10% का जो बात की गई थी इसके पात्र होंगे। और एक होमवर्क है आपके लिए, बताइएगा कि रिजर्वेशन ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे किस संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। क्योंकि संविधान संशोधन जब मूल अधिकार में होगा तो स्पेशल रूप से ही उसमें मतलब विशेष संविधान संशोधन होगा, ऐसे नहीं साधारण बहुमत से कर दिया जाए, साधारण मत से कर दिया जाए, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे विशेष मेजोरिटी की जरूरत होती है। अब देखिए आगे आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 आपका क्या बात करता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है, या आपका यहाँ पे आप देख भी रहे हो एवोल्यूशंस ऑफ अनटचेबिलिटी, यहाँ यानी कि अस्पृश्यता के अंत की बात की जाती है। हमारा 17। 18 बात करता है उपाधियों के अंत की। 19 बात करता है आपका जो उपाधियाँ होती हैं। अब देखो इस उपाधि के अंत में ना, हाँ, कई घुमाता अभी मतलब 2019 या 18-20 में पूछा गया था क्वेश्चन यूपीएससी में ही, ये उपाधियों के अंत का लेके, ठीक है, कि इसमें से मतलब कि जो कुछ अधिकार होते हैं, 19-20 क्या यार 21 में ही पूछा गया था, मतलब कि जो उपाधियों का अंत है, ठीक है, इसमें से भारत रत्न, ये 21 का ही क्वेश्चन है, 2021 का, मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग वाला था कि भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, और ये जो पद्म पुरस्कार होते हैं क्या उनको ये अधिकार मतलब उपाधियों के अंत के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, रखा जाता है। तो जब हम पढ़ेंगे डिटेल से उसको हम वहाँ पे कवर करेंगे। बस इतना याद रखना, उपाधियों का अंत, लेकिन कुछ उपाधियों का अंत नहीं है, उसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। 18 क्या बात करता है, उपाधियों के अंत की बात करता है। अब आता है 19। 19 आपका क्या बात करता है, यहाँ पे हमारा जो 19 है वो हमारा जो मतलब हमें फ्रीडम मिली होती है स्पीच की, उसकी बात करता है, ठीक है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल क्या करता है 19 जो है, हमें बोलने की स्वतंत्रता, जैसे मैं आपसे पक 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 मतलब बोले जा रहे हैं, कोई मना करने वाला नहीं, हाँ, लेकिन उसके लिए भी हमारे मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, सब कुछ है, लेकिन उतने ही हैं जिससे दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो। हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आपके कान पकड़ रहे हैं, मैं बोले जा रही हूँ, तो आप कह सकते हो कि भैया हमें भी शांत रहने की स्वतंत्रता, थोड़ा सा चुप हो जाओ तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपका 19 कहता है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दल बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपनी बातों को किसी के सामने रख सकते हो, बोल सकते हो, कहीं भी आप कोई भी दल बना सकते हो, सम्मेलन करने की आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन शांतिपूर्वक। इसमें यह भी लिखा गया कि आप शांतिपूर्वक ही सम्मेलन कर सकते हो, कहीं भी आने जाने की आपको स्वतंत्रता है, निर्विवाद रूप से। कहीं विवाद उवाद मत करिए कि जहाँ भी जा रहे हैं वहीं जुलूस निकल जा रहा, तो ऐसे वाली स्वतंत्रता नहीं है। थोड़ा मतलब निर्विवाद तरीके से जाइए, कहीं भी जाइए, दुनिया किसी कोने में जाइए, आपको पूरी फ्रीडम है, आप जा सकते हैं। उसके बाद आता है रोजगार की स्वतंत्रता, नियमानुसार। सब में गाइडलाइन है, सब में रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वैसे खुलेआम चिट्ठा दे दी गई है चलो जाओ भाई मौज करो, हम तो अधिकार दे दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। सब में है कि भैया देखो आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है बट शांतिपूर्वक। उसके बाद कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, लेकिन निर्विवाद रूप से। आपको रोजगार की स्वतंत्रता है, लेकिन नियमानुसार, ठीक है, कि कहीं भी रोजगार कर रहे हो, अब भी सड़क में रोजगार लगा लो, आप कह दो हमारी स्वतंत्रता है, ये कौन सी स्वतंत्रता है कि गाड़ी वाहन जा ही नहीं पा रहे, आप स्वतंत्रता अपना मना रहे हो, दूसरे का क्या होगा। तो ये वाली स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे ये कुछ बातें बताई गई हैं। अब आता है 20। आपका 20 जो कहता है वो कहता है दोष सिद्ध से संरक्षण, एक गुनाह की मतलब कि एक गुनाह की एक ही बार सजा दी जाएगी, और जिस समय जिस कानून का, यहाँ पे एक दो बातें थोड़ा सा और आपको याद रखना है कि जिस समय जिस कानून का उल्लंघन किया गया तो उसी का संरक्षण एवं स्वयं के खिलाफ गवाही का विरोध,
यानी कि आर्टिकल हमारा जो 20 है वो बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंस। जो हमारा देखो ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई गुनाह किया, ठीक है। जिस टाइम गुनाह किया उस टाइम उसकी सजा मतलब ठीक थी कि आपको 10 साल 8 साल की जेल होने वाली है इस गुनाह की। अब वही गुनाह आप दोबारा कर रहे हो तो उसके लिए अब सजा नहीं बदल जाएगी। मतलब एक ही प्रकार के गुनाह के लिए बार बार आपको सजा नहीं दी जा सकती है। ये बात थोड़ा सा आपका बेस में बताया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने का आप विरोध कर सकते हो। कोई भी कह रहा है कि आप अपने खिलाफ गवाही दो, यानी कि आपने ऐसा किया नहीं लेकिन आपसे वो बुलवा रहा है कि आप ऐसे कहो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको विरोध कर सकते हो। आर्टिकल 20 कहता है आपका कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने का आप विरोध कर सकते हो और आपको किसी भी कारण अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। यानी कि एक प्रकार का कोई अपराध है, आपने चोरी किया है तो आपने चोरी किया तो ठीक है, चोरी की ही सजा दी जाएगी, अब दूसरी सजा आपको नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे ये बातें बताएगी आपका 20 कहता है। और 21 आपका कहता है कि दैहिक और दैविक रूप से गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता। हुआ गरिमापूर्ण जीवन जीने की आपको स्वतंत्रता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मतलब ये होता है ना कि हमें देखो शुद्ध हवा लेने का अधिकार है, शुद्ध पानी पीने का अधिकार है, सोने का अधिकार है। अब थोड़ा इसका गलत मतलब मत निकाल लीजिएगा कि सोने का अधिकार है का मतलब बढ़िया सो घोड़े बेच के कोई मतलब ही नहीं है। तो अपनी लाइफ का भी आदमी को देखना होता है। तो बस यहाँ पे हाँ ये अधिकार है आपके पास, कोई भी आपको उठाने आता है वही बोल दो, हमारा फंडामेंटल राइट है। पूरी नींद शुद्ध प्योर वाली लेने का अधिकार है हमें, ऑक्सीजन लेने का अधिकार है हमें, पानी शुद्ध पीने का अधिकार है हमें। सरकार की जिम्मेदारी कि हमें पानी शुद्ध दे, देती भी है। आपने देखा होगा कई बार मतलब वो फ़िल्टर वाटर हमारे यहाँ आते हैं, सप्लाई वाला पानी आता है, ठीक है? जो कहते हैं कि शुद्ध होता है, जितना होता है वो तो होता ही है। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें पाने के हकदार हैं। और इसके बाद अब क्या होता है कि मौलिक अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार में अ, सब कुछ है, दैहिक और दैविक रूप से गरिमापूर्ण आप जीवन जियो, खुल के जियो, जो मन करे करो, लेकिन मरने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार में नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 1-2 बार ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे इच्छा मृत्यु की बात की गई है, ठीक है, कि यदि हम चाहते हैं तो वहाँ पे मतलब अपना खुद से मरना चाहते हैं तो इसमें अब खैर क्या कर सकता है, मरने के बाद तो कोई सजा ही नहीं होती है। जैसे साउथ कोरिया में एक कानून है, वहाँ पे यदि कोई व्यक्ति ना मरने की सोच रहा है या उसने आग लगाने की कोशिश की या उसने जहर खाने की कोशिश की और गलती से वो जिंदा बच गया, 5वें जो गोलू मोलू से वहाँ के जो हैं तानाशाह जी, किम जोंग उंग क्या नाम है उनका, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, उन्होंने ये रूल निकाला कि भैया यदि आपने सोच लिया कि मरना है हमें और मरने का जो तरीका अपनाया है आपने, चाहे वो फांसी लगाने का हो, चाहे आग लगाने का हो, चाहे जहर खाने का हो, जो भी तरीका आपने अपनाया, चाहे ट्रेन में कटने का हो और गलती से बच गए ना, तो वही तरीके से आपको मारा जाएगा। वहाँ पे फिर बचने का कोई चांस ही नहीं है। वहाँ साउथ कोरिया का ये नियम है कि यदि आप जिस तरीके से मरना चाह रहे थे और बच गए, आपको उसी तरीके से मारा जाएगा। आग लगा रहे थे, बच गए, लेकिन अब आपको आग लगा के मारा जाएगा। आप मरना नहीं चाह रहे, फिर भी आग लगाई जाएगी और आपको मारा जाएगा। खैर इंडिया में ऐसा नहीं है, थोड़ा-सा आपको ये याद रखना है। अब आता है 21 का फिर से आ गया आर्टिकल 21 का इसमें बात की गई। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के मतलब जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा पाने का अधिकार हमारा 21 का कहता है या 21 का ए कहता है, ठीक है। अब आता है और यहाँ पे जो मैंने मरने के अधिकार की बात की ना, तो मरने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप प्राकृतिक तरीके से मरते हो तो कोई बात ही नहीं है। आदमी मृत्यु तो अटल सत्य है, मरना ही है, अंतिम सत्य है। अब यहाँ पे जो 20 और 21 है, यहीं पे नोट बना के लिख लीजिए थोड़ा सा, कि जब आपातकाल की स्थिति आएगी उस टाइम पे आपका आर्टिकल 20 जो है और 21 कतई नहीं खत्म हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। 20 और 21 आपका किसी भी हालत में नहीं खत्म होता। और ये कई बार क्वेश्चन बना है इससे कि आपातकाल की स्थिति में कौन कौन से अनुच्छेद खत्म नहीं किए जा सकते हैं, तो 20 और 21 होगा। कुछ स्थितियों में आपका 19 भी नहीं खत्म किया जा सकता है, लेकिन कुछ स्थितियों में 19 खत्म किया जाता है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे जब उसका पूरा फंडामेंटल राइट का डिटेल करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे 20 और 21 बिल्कुल खत्म ही नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लगे, चाहे वित्तीय आपातकाल लगे, चाहे राष्ट्रपति शासन लगे, कैसे भी लगे, वहाँ पे वो खत्म नहीं होने वाला। कौन? 20 और 21। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए गए जिनके तहत सेनाओं का जो बीएसएफ वाले होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, डिफेंस वाले होते हैं ना, इनके लिए 21 भी खत्म हो जाता है भाई।
अब पूछो 21 क्यों खत्म होता कि दैहिक और दैविक रूप से मान लो कभी युद्ध चल रहा है, ठीक है। अब इनके लिए ऐसा क्यों थोड़ा कड़ा वाला रुख अपनाया गया? ऐसा इसलिए किया गया है कि कहीं पे युद्ध चल रहा है और इन्होंने भैया दावा कर दिया, जो जितने भी डिफेंस वाले हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, चाहे आर्मी हो, कोई भी हो, इन्होंने दावा कर दिया कि हमें नहीं जाना, दैहिक और दैविक रूप से हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, हम मरने क्यों जाए। तो इसलिए इनका कभी भी जब भी ऐसी स्थिति आती है युद्ध की, तो वहां पे इनके आर्टिकल ये 21 भी खत्म हो जाता है। फिर ये 21 का भी दावा नहीं कर सकते कि हमारे पास ये अधिकार है, क्योंकि फिर तो वो बहुत गड़बड़ वाला मामला हो जाएगा कि भैया हमें जीने का अधिकार है, सब मना कर दें, किस कौन मरना चाहता है। तो वहां पे इसलिए इसे खत्म किया जाता है। खैर थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ये डीप लेवल की बातें जो मैं बता रही हूँ बीच बीच में, तो वो डीप लेवल वाली है, यूपीएससी लेवल वाली है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो यूपीएससी के नहीं भी हैं उनके लिए जो छिट्टू मुट्टू बातें हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं यहाँ पे 22, आपका अनुच्छेद 22 क्या कहता है? निवारक निरोध गिरफ्तारी से संरक्षण 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मतलब कि पेश करना होगा मनपसंद वकील गिरफ्तारी का कारण। आपके पास ये जो 22 है ना, तो यहाँ पे सीधे सा मतलब है कि जब भी आपको क्या किया जाएगा, आपको गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, 24 घंटे के अंदर। सबसे पहली बात कि वो आपके गिरफ्तार करने का कारण बताएंगे, आपको जानने का अधिकार है आर्टिकल 22 के तहत। आप ये जान के रखिए कि आपके पास ये अधिकार है कि 22 के तहत आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आप ये कहोगे कि भैया हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, कुछ भी नोटिस वोटिस दिखाओ, हमें हमारा वारंट वारंट कटाओ, दिखाओ क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद मनपसंद हम वकील चुन सकते हैं, यदि गिरफ्तार कर ही लिया गया हम अपने मर्जी का वकील चुनेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप यदि हमें गिरफ्तार चलो कर ही ले रहे हो, ले जा रहे हो, तो 24 जेल में नहीं डालेंगे, 24 घंटे के अंदर पहले मजिस्ट्रेट के सामने आपके जो भी स्थानीय वहाँ पे न्यायालय होते हैं वहाँ पे ले जाके पेश किया जाएगा। उसके बाद आपको जो भी आगे की कार्रवाई होगी की जाएगी, छोड़ा जाएगा, बेल किया जाएगा या तो जेल में डाला जाएगा, वो अलग बात। लेकिन 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा, और नहीं रखा जाता तो आप विरोध कर सकते हो, क्योंकि आपके अधिकार का ये हनन है। अब आता है 23, हमने बात की थी 23 और 24 का, कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, कि आपका कोई भी शोषण कर रहा है उसके विरुद्ध आप आवाज उठा सकते हो। 23 क्या आता है भैया? 23 में बात की गई है कि जो हमारे ना, मतलब वो होते हैं क्या, बालाश्रम, बालाश्रम का प्रतिषेध किया गया यहाँ पे, कि जैसे भी आपसे कोई जबरदस्ती काम करा रहा, बालाश्रम में, अब ऐसे थोड़ी ना बलात्कार की बात नहीं हो रही है। बालाश्रम का मतलब है कि देखो मान लो कि आपके घर में कोई आपकी बहन है, ठीक है, या आपकी बीवी आती है, बहन में इतना नहीं होता है, जेल की नौबत नहीं आती है, बीवी आ रही है उसमें हो सकता है। वहाँ पे क्या होता है, अब लड़कियों के लिए मैंने इसलिए बात नहीं की क्योंकि हस्बैंड का लड़कियां ज़्यादा शोषण कर नहीं पाती हैं, लड़कियों का ही हो जाता है। तो वहाँ पे आपकी वाइफ है, वाइफ ने क्या किया कि आप उससे मतलब दिन भर काम करा रहे हो, दिन भर बैलों जैसे काम करा रहे हो, बिना मतलब का काम करा रहे हो, बिल्कुल सांस ही नहीं लेने दे रहे हो उसे। ये बालाश्रम है कि उसकी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा के विरुद्ध ही आप काम कराए जा रहे हो। तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कि भैया ये हमारा शोषण कर रहे हैं, आर्टिकल 23 के तहत हमारे अधिकारों को हनन किया जा रहा, हमें न्याय मिलना चाहिए। थोड़ा सोच समझ के रहिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे अधिकार बने हुए हैं, ठीक है। तो बालाश्रम का जो प्रतिषेध है आर्टिकल 23, और 24 आपका क्या कहता है कि बच्चों से बालाश्रम, यानी कि बच्चों से। 23 क्या कहता है कि किसी से भी आप जबरदस्ती काम करवा रहे हो उसके लिए वो विरोध कर सकते हैं। और 24 कहता है पर्टिकुलर बच्चों के लिए कि बच्चों से आप जब भी अपना क्या करवा रहे हो, मतलब उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे हो, तो वो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, संभल के रहिएगा। इसके बाद आता है कि 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्य नहीं कराया जा सकता है। जोखिमपूर्ण का मतलब खदान कारखाना, यहाँ पे इनसे काम नहीं कराया जा सकता, 6 से 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनसे, ठीक है, उसके बाद से आप कराओ तो ठीक है। अब आता है 25 की आप बात करोगे तो यहाँ पे आपका जो हमारा 25 है वो रिलीजियन से रिलेटेड है, यानी कि धार्मिक की स्वतंत्रता की बात करता है। 25 से 28 तक हमने देखा था कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, तो 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। उसके बाद आता है 26 धर्म का प्रबंधन कैसे होगा ये बात करता है। 27 में आपका बात किया गया है कि जो धार्मिक संस्थाओं को दिए जाने वाले दान पर कर से छूट,
यानी कि चंदा देने और ना देने का अधिकार लोगों के पास होता है, उनमें टैक्स नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति धार्मिक संस्थानों को यदि मतलब दान देना चाहता है उसमें टैक्स फ्री होता है वो, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में ये भी आप पढ़ोगे कि टैक्स फ्री क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये भी आपको कोई दान वान दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, वो उसमें टैक्स फ्री होता है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये आर्टिकल हमारा 27 कहता है, कहाँ पे, धार्मिक संस्थाओं को जब भी हम दान वान देंगे वो चंदा टैक्स फ्री होगा। और ऐसा भी नहीं कि हमें पे बाध्य किया जाए कि भैया चंदा दो ही, नहीं देंगे, हमारा मन है, हमारा धर्म कहता है कि हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे, तो कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन जो देना चाहता है उसके लिए टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। अब आता है 28 ये बात करता है कि राज्य द्वारा वित्त कोषीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिरोध, यानी कि जो स्टेट है हमारा, तो जो वित्त कोषीय आपकी संस्थाएं हैं वहां पे क्या किया जाएगा कि धार्मिक शिक्षा का प्रतिषेध किया गया है कि हर जगह पे ऐसे मतलब कहीं पे भी आप स्कूल नहीं खोल सकते हो। हालांकि मैंने अल्पसंख्यक के लिए बात की कि स्कूल खोल सकते हो, लेकिन अब हर जगह पे ऐसे ही कहीं पे भी आप मतलब हिंदू वाली आरती करवाना शुरू कर दो। स्कूलों में जो प्रेयर वगैरह होती है वो हिंदू मुस्लिम वाली नहीं होती है कि हिंदुओं वाली हो रही मुस्लिम वाली हो रही है, वो उसमें जो मतलब जो प्रेयर होता है वहाँ पे प्रार्थना होती है, वो मतलब एक सोशल लेवल वाली होती है कि वह शक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। मतलब कि ये कि हम एक कर्मनिष्ठ बने, हमें ऐसी शक्ति दो भगवान या अल्लाह गॉड जो भी है, कि हम यहाँ पे अपने कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर रहें, हम दूसरों की सेवा करें, पर सेवा परोपकार, तो ऐसे वाले प्रेयर होते हैं वहाँ पे। ऐसे वाले नहीं होते हैं कि आप मतलब अ, जो भी आपके अल्लाहू अकबर या मतलब राम 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 सीता सीता ऐसे वाले नहीं होते हैं, ठीक है। आप लोगों भी स्कूल गए होंगे, आपको भी पता होगा। तो खैर, अल्पसंख्यक की बात अलग है, वो उसको थोड़ा सा इसमें ऐड मत कीजिएगा, वो अपना कर सकते हैं। अभी जस्ट इसके बाद ही आ रहा है कि जो आर्टिकल 29 है वो कहता है कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण करना सरकार का काम है। आर्टिकल 13 आता है, यहाँ पे शिक्षण संस्थाओं का अधिकार है। आर्टिकल जो 30 है वो क्या कहता है कि शिक्षण संस्थान खोल सकते हो आप, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की बात की जाए वो खोल सकते हैं, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 31, जो मैंने संपत्ति का अधिकार बताया वो तो हट चुका है। और इसके बाद ये 31 का ABC जो आपका दिया गया है ना, इसको जब आर्टिकल पढ़ा जाएगा तब बताया जाएगा, मतलब कि जब फंडामेंटल राइट पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे 32 आता है। 32 में क्या बात की गई है भाई, 32 में ये बात की गई है, सीधे सीधे है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार 5 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है लिख लीजिए, हालांकि मैंने एनसीईआरटी में लिखाया था, लेकिन जो न्यू है उनके लिए कि आप लिख लीजिए यहाँ पे। आपका है जैसे कि यहाँ पे यदि हम बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, सशरीर पेश करना। सीधा सा मतलब है कि जब कोई भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करे, अभी हमने बात की कि आपको 24 घंटे के सामने कहाँ पे, न्यायालय जज के सामने पेश करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आपको 24 घंटे के सामने वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, आर्टिकल 22 कह रहा था। तो यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण की, बंदी प्रत्यक्षीकरण के सशरीर पेश करना, हमें बंदी बना रहे हो सशरीर हमें पेश करो, ठीक है। उसके बाद दूसरा अधिकार प्रेक्षा, यानी कि किस अधिकार से, हम ये पूछ सकते हैं अधिकार प्रेक्षा जो है, रिटे हैं, ये 5 टाइप की रिटे होती हैं आर्टिकल 32 के तहत। तो यहाँ पे अधिकार प्रेक्षा आता है कि किस अधिकार से। उसके बाद परमादेश आता है कि इस आदेश का पालन हो। परमादेश का मतलब क्या होता है, इस आदेश का पालन हो, ये जो मैं बता रही हूँ इसको ऑब्लिक करके लिखते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद उत्प्रेक्षण आता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को। और प्रतिषेध आता है कि यहाँ पे जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है उनके लिए प्रतिषेध की बात की जा रही है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और इसके बाद आपका जो 33 है, 34 है, 35 है, इन सारे आर्टिकल्स को हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। और यहाँ पे नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, आपके मन में ये आएगा। तो मैंने कई बार अभी बीच में भी बोला कि जब भी हम फंडामेंटल राइट के चैप्टर करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इसका काका काका पढ़ा रही हूँ आपको, मैं आर्टिकल रटा रही हूँ, क्योंकि बीच में ये आने वाले हैं तो आप कंफ्यूज ना होगे, बाप रे ये कौन सी जीव, कौन सा प्राणी है जो आ गया। इसलिए थोड़ा सा इसको आप याद रखिए, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मैं अभी जो आपका है सिटीजनशिप तो बता चुकी हूँ, फंडामेंटल राइट हो चुका है, डीपीएसपी कराऊंगी। और डीपीएसपी के बाद से आर्टिकल मैं नहीं कराऊंगी आपको, क्योंकि डीपीएसपी के बाद से हमारे जितने भी चैप्टर हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो पार्लियामेंट हो, वो जैसे जैसे चैप्टर करते जाएंगे साथ साथ के आर्टिकल करते जाएंगे, उनके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। तो बस कल बस और होगा आर्टिकल का, कल या परसों तक और होगा, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। और हम चैप्टर वाइज करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे मजे मजे से। हाँ, चीज़ें आपकी
ऐसे करिए और ऐसे पढ़िए कि जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो। देखो, हमें ज्ञाता माता नहीं बनना है, ठीक है? पेपर तक याद रहनी चाहिए, पेपर के बाद दोबारा पेपर यूपीएससी टॉपर से दोबारा पेपर दिलवा दो, वो भी नहीं निकाल पाएगा, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। उतने तक बनना चाहिए जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। एग्ज़ाम होने के बाद सब भूल जाए, कोई बात नहीं, कोई गम नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम होने से पहले तक ना भूलें और भूल गए तो बहुत बड़ा गम है, फिर तो मतलब जुल्लू भर पानी में ही डूब लेना चाहिए। खैर, चलिए ठीक है, आपके पास अधिकार, आज आप लोग पढ़े हैं तो ऐसा कहना कि ये कर लो, वो कर लो, गलत होगा। आपके पास अधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं, जी सकते हैं, साँस ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खुद से मरना चाहें तो उसके लिए थोड़ा उत्तर कोरिया वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है? अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बस रिवाइज़ करते रहिए और ये जो सारी चीज़ें आपको लिखाई जा रही हैं ना, लिखते जाया करिए। मैं देख नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें बेवकूफ़ बनाएँ। गुरुओं को बेवकूफ़ बनाना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि हम खुद के साथ धोखा कर रहे होते हैं। मैं तो सोच रही हूँ, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको कैसे समझ में आए। एक वर्ड को 10 बार बोल रही हूँ कि आपको समझ में आए, लेकिन अब आप नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगी? ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि आप बहुत ही सिंसियर, बहुत ही डिसिप्लिन्ड बच्चे हो कि आप लोग सारी बात मानते हो। अब नहीं मानोगे तो मेरी क्या गलती है? अब वो तो आप लोग ही जानोगे फिर, उसका रिज़ल्ट तो आप लोगों को ही मिलना है। सो दैट आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, चीज़ें समझ में आ रही हैं। चीज़ें समझ में नहीं आ रही, प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। जो भी डाउट हो एनीवन, कोई भी हो, आप बेशक पूछ सकते हैं। पॉलिटी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड आपको डाउट है, बेशक आप पूछ सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, ठीक है? तो बेझिझक आप डरिए मत, बस पढ़ते रहिए।